अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम सोशल साइंस यानी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पेपर जिसका कोड 213 इसको पूरा सॉल्यूशन करने वाले वित्त मानचित्र के साथ इसको पूरा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ऐसे और भी पेपर्स सोल्व के साथ में चैनल पर अपलोड है, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप जरूर देखें और उनका भी लाभार्जन करें। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी। ओल्ड पेपर नाम से राजस्थान स्टेट ओपन के लिए अलग होगी, छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन के लिए अलग होगी, तो वहां जाकर के भी आप देख ले। पूरी व्याख्या के साथ हर प्रश्न को बताया जाएगा। और ये जो ओल्ड पेपर हैं ये आपके लिए बड़े ही काम के और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे इन पेपर्स के नाम से आपसे पैसों की उगाही करते हैं या फिर आपसे नोट्स के नाम पर पैसों की उगाही करते हैं। तो ऐसे किसी लोगों के भ्रम में नहीं पड़ना, नहीं उन्हें पैसे देने। आप अपनी मेहनत से पास होगी। इतना ज़रूर है कि ओल्ड पेपर में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और साथ में पेपर देख कर आप उसका पैटर्न समझ सकते हो और पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इसी के लिए ये आपको जो मॉडल पेपर है वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं और साथ साथ में जो पुराने पेपर है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा जैसे मुझे समय मिलेगा और आपका सपोर्ट रहेगा, जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा प्रेरित होऊंगा और भी ऐसे पेपर हल के साथ लाने के लिए। तो ये सारे निर्देश से आप कॉमन आते हैं सभी प्रश्नों पर, तो आप देख सकते हो और इसमें कोई नई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपका पेपर 100 अंक का होगा। 100 अंक का होता है। 100 में से आपको 33 नंबर पास होने के लिए आपको लाने जरूरी होते हैं। 3 घंटे के अंदर 100 नंबर का पेपर हल आपको करना होता है। सभी प्रकार के प्रश्न आपको हल करने होते हैं। मानचित्र भी दिया होता है, उत्तर पुस्तिका के साथ में ही है, जो हम लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भारत के मैप के अंदर दिए गए स्थानों को हम अंकित करेंगे। सबसे पहले आपका पेपर की शुरुआत होती है 1 नंबर वाले प्रश्न से। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो चंपा का संबंध वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया के कौन से देश से। तो चंपा जो आज का वियतनाम है, वियतनाम को पहले के समय में चंपा के नाम से जानते, जैसे लाओस को लव देश के नाम से, कंबोडिया को फूनान के नाम से, थाईलैंड को श्याम के नाम से, ऐसे सबको अलग अलग नाम से जानते थे, ब्रह्मा आदि। तो ये जो पुराने नाम, इस नामों को आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान में रखें कि इनके नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन संख्या दूसरा देखेंगे। पाल नरेश धर्मपाल ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला। ये विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पेशावर वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद में था नालंदा विश्वविद्यालय जो कि गुप्त वंश का जो शासक था कुमार गुप्त प्रथम, उसने उसकी स्थापना की थी। और तीसरा ये था जिसकी पाल नरेश धर्मपाल ने स्थापित की, वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इनको नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो मुस्लिम आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी, उसने जलाकर नष्ट कर दिया था। अगला हम देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में। 5 मई 1897 ईस्वी के अंदर स्वामी विवेकानंद ने जो बेलूर मठ है, बेलूर मठ के अंदर इसकी क्या की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला जो हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 4 कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार। देखो इस प्रश्न को सही तरीके से आपने नहीं समझा तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है, वर्तमान में पूछा। देखो जब संविधान का अपने निर्माण हुआ था, इसलिए इसकी जगह अगर आया था, यदि वर्तमान नहीं आता या फिर लिखा होता मूल संविधान, या तो मूल संविधान या वर्तमान नहीं, सीधा ही लिखा होता कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार। तो अब देखो पहले के समय की बात होती, भूतकाल की, तो आपको लिखने हैं 7 और वर्तमान में पूछा तो वर्तमान में 6। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो पहले था, अब उस मौलिक अधिकारों की सूची से उसको संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था। बाकी स्वतंत्रता का, समानता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, है ना, ये संवैधानिक उपचारों का,
है ना, ये शोषण कान, ये ऐसे करके आपके कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में आपको प्राप्त होते हैं। आपको क्या, हम सभी को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 5 देखेंगे। आना सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये अजमेर जिले के अंदर है। जो अजमेर के चौहान शासक हुए थे अर्णोराज, उन्होंने इस झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो ये 5 प्रश्न 1-1 नंबर के। अब आपके प्रश्न स्टार्ट होंगे, वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और इसमें सबसे पहले आपके सामने है जो सुमेलित करने वाला यानी मिलान करने वाला प्रश्न है, 2 अंक का। बिल्कुल ईजी आता है। थोड़ा बहुत अगर आपको याद करते हो, पढ़ते हो, तो ये आप आराम से मैच कर सकते हो। जैसे पहली मेसोपोटामिया सभ्यता दी है, तो ये आपके इराक देश में स्थित है। माया सभ्यता ये मेक्सिको देश के अंदर स्थित, माया से मेक्सिको याद रख सकते हो। असीरिया आए तो भी ये इराक के अंदर ही स्थित है। जो मेसोपोटामिया है ना, जो दजला और फरात नदियों के बीच में जो हुआ स्थित है, वही ये मेसोपोटामिया सभ्यता है। अहाड़ सभ्यता, अहाड़ा उदयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। मांडा ये आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जो कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखते तो सबसे इसका उत्तरी स्थल है। अगला हम देखते हैं हर्षवर्धन, ये वर्धन वंश का राजा था, उसके द्वारा 2 रचित नाटकों के। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, तीनों के याद, आप कोई भी 2 लिखने थे इसमें। एक तो नागानंद है, फिर है प्रियदर्शिका, और इसके बाद में जो तीसरा नाटक है वो है रत्नावली। ये 3 नाटक लिखे थे। आपको 2 पूछा तो 3 में से 2 को आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन संख्या 8 है कि सविनय आंदोलन कब, किसके द्वारा? 2 प्रश्न है, देखो 1-1 नंबर। इसका मतलब कब का जवाब लिखोगे 1 नंबर मिलेगा, किसके द्वारा का लिखोगे तो आपको दूसरा जो 1 नंबर है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पहले कब पूछा है, तो वैसे तो ये हुआ था 1930 में, इतना सन लिखोगे तो भी 1 नंबर मिल जाएगा। पूरा लिखना तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ, तो क्योंकि डेट नहीं पूछते कई सारे। जब 12 मार्च 1930 को जब दांडी मार्च निकाला गया था तो उससे संबंधित, और 6 अप्रैल 1930 को जब आंदोलन वास्तविक रूप से शुरू हुआ था, तो उस बात को लेकर कुछ विद्वानों में मतभेद रहते हैं। तो इसी कारण आपको 1930 लिखोगे तो ये सही। किसके द्वारा, तो आपको यहाँ लिखना है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी लिखोगे तो आपको ये दूसरा 1 नंबर और मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर किसमें? इसमें सीधा 2 नंबर दिया, इसका मतलब इसमें पूरे प्रश्न का उत्तर होगा वही 2। तो आपको इसमें क्या लिखना है, आपको इसमें ये लिखना है कि जम्मू कश्मीर का वो 1/3 भाग जिस पर वर्तमान समय में पाकिस्तान का कब्जा है, उसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के नाम से जानते हैं, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को भी दे दिया है। अगला 10वां है कि लोकतंत्र के 2 प्रकार, तो आप लिख सकते हो राजनीतिक लोकतंत्र है, आर्थिक है, सामाजिक है। तो इस तरीके से लोकतंत्र के प्रकारों को आप लिख सकते हो। अगला है लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। तो लिंगानुपात जो हम देखते हैं ना कि 100 के ऊपर है ना, 100 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, वो है लिंगानुपात के नाम से उसको हम जानते। तो आपको लिखना कैसे, आपको लिखना है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की गणना या स्त्रियों की संख्या। अगला हम देखेंगे 12वां की अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। तो आपको लिखना पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। वर्तमान में एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर निकलकर सामने। तो इस तरीके से आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार लिखने 3 प्रकार। अगला हम देखते हैं कि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित 2। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है, फिर उसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक में विनिर्माण से संबंधित होता है, प्राथमिक क्षेत्र में वो जहाँ से आपको कच्चा मटेरियल मिलता है ना, तो वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। और फिर तृतीयक क्षेत्र यानी इसमें सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र की 2 गतिविधियों के नाम खूब सारी हैं, आप सबको पता है, जैसे व्यापार है, परिवहन है, बीमा, संसार है। तो इनमें से आप 2 गतिविधियों के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितने अमेरिकी डॉलर थी, और वह विश्व में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भारत का कौन सा स्थान था? तो सबसे पहले आय का पूछा है, तो ये 1590 अमेरिकी डॉलर, और जो स्थान पूछा है तो वो है 170वां स्थान। अगला क्वेश्चन संख्या 15 है कि छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? हिडन। अब तो छिपी हुई किससे, जैसे किसी काम पर जरूरत 2 व्यक्तियों की होती है, लेकिन वहाँ देखते हैं कि 5 व्यक्ति लगे हुए, जरूरत 2 की है लेकिन 5 व्यक्ति लगे हुए होते हैं। अगर 2 व्यक्ति काम करेंगे तो भी उत्पादन उतना ही होगा,
5 काम करेंगे व्यक्ति तो भी उत्पादन उतना ही होगा, यानी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अब इसको लिखोगे कैसे? तो आपको लिखना है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है, लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य होता है, उससे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? तो आपको लिखना वह वित्तीय संस्थान जो जमा स्वीकार करता है एवं ऋण देता है, उसे हम वाणिज्यिक बैंक के नाम से जानते हैं। अगला 17वां देखेंगे थोक व्यापार किसे कहते हैं? कि उसने थोक व्यापार, तो बड़ी वस्तुओं में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय कह सकते हैं, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का जो लेन देन होता है तो उसे थोक व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जोन्स ने की पुस्तक का नाम बताइए और वो कौन से सन, दोनों एक एक नंबर के, एक पुस्तक का नाम का 1 नंबर है, कौन से सन का दूसरा नंबर है। तो उस पुस्तक का नाम है इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये पुस्तक आपके कब प्रकाशित हुई थी? ये 1795 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी। अगला जो है क्वेश्चन संख्या वो देखेंगे हम 19 कि उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार कौन से? आपको 2 प्रकार लिखने उपभोक्ता शोषण के। तो पहला लिखोगे सेवा के रूप में शोषण, दूसरा माल या वस्तु के रूप में शोषण। अगला क्वेश्चन है सुनामी किससे कहते हैं? तो देखो आप सभी जानते हो कि सुनामी यानी समुद्र से एकाएक बड़ी मात्रा में विशाल जलराशि का बहुत ही ऊंचाई के साथ उठना, तो उसे हम सुनामी कहते हैं, उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है जिसमें सु का अर्थ बंदरगाह होता है और नामी का अर्थ लहर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा जैन दर्शन के कौन से सिद्धांतों का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयोग किया गया? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बौद्धिक प्रश्न है, आपके दिमाग को यहाँ पर चेक किया जाता है कि आप केवल रट्टू तोते हो या कुछ समझते भी हो, केवल पोपट नहीं बने हुए हो। तो जैन दर्शन, तो जैनों ने 5 जो महाव्रत दिए जैन धर्म के अंदर, उन्हीं 5 महाव्रतों को महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर प्रयोग किया। वो कौन से? सत्य, हमेशा सच बोलना, अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, मन वचन कर्म से अस्तेय है, अपरिग्रह है, आवश्यकता से ज़्यादा का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य है, यानी जो जीवन है वो अपना जीवन भोग विलास से ज़्यादा व्यतीत नहीं करना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। तो इस तरीके की जो 5 सिद्धांत हैं, उन 5 सिद्धांतों का गांधी जी ने इसमें प्रयोग किया था, तो उनके नाम लिखने। ये 3 अंक के प्रश्न हो रहे, 1 से 5, 1 नंबर के वो 5 अंक के, फिर आपके 6 से 20 तक ये प्रश्न आपके 2-2 अंक के हो गए, और यानी ये 15 प्रश्न 2 अंक के, 30, 5, 35 नंबर की होगी। ये भी अच्छी तरीके से करोगे तो आप आराम से पास हो सकते हो। अब 3 अंक के ये प्रश्न है जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया। अगला जो क्वेश्चन संख्या 22वां है कि शासन प्रबंध के रूप में शीर्षक की मुद्रा और डाक प्रणाली की कौन सी विशेषताएं आपको आकर्षित करती है और क्यों करती है? तो देखो इसमें आपको सबसे पहले मुद्रा का लिखना कि हमें आकर्षित क्या करती है कि शेरशाह जो सूरी था उसने पुराने और घिसे हुए सिक्कों के स्थापना, जो पहले के शासकों के चलते थे, उन्हें बंद करके उनकी जगह नए सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और उनका अनुपात भी निश्चित किया। जैसे चांदी का रुपया सिक्का चलाया जो वर्तमान समय के अंदर भी मुद्रा उसी जो 180 ग्राम का था, तांबे का दाम जो 178 ग्राम का, यानी हर का माप एक निश्चित किया। पहले ऐसा माप निश्चित था नहीं। फिर इसके अलावा जो तांबे का सिक्का जिसको हम दाम के नाम से जाते हैं। फिर सड़क के अंदर आपको लिखना है कि शेरशाह सूरी ने मुख्यतः 4 प्राचीन सड़कों की मरम्मत और उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। और इसमें सबसे बड़ी सड़क थी ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको सड़क आजम के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल से लगा करके मुल्तान तक जाती थी, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, जिसको हम वर्तमान समय के अंदर ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर तक दूसरी सड़क थी। तीसरी सड़क का निर्माण करवाया, वो आगरा जोधपुर होकर चित्तौड़ जाती थी। चौथी सड़क थी वो लाहौर से मुल्तान जाती थी। अब आपको पूछा कि उनकी कौन सी विशेषता, आपको लिखना कि उनकी ये वो विशेषता है जो व्यापार के लिए सहायक थी। जैसे सड़कें बनाई, सड़कों के किनारे उन्होंने निश्चित दूरी पर सराय बनाई, साथ में छायादार और फलदार वृक्ष लगाए निश्चित दूरी पर, तो उससे व्यापार को बढ़ावा मिला, जो यातायात करने वाले लोगों को सुविधा मिली। मुद्रा से भी व्यापार को गति मिली।
है ना, क्योंकि जो पैसा होगा ना तो पैसे से ही व्यापार विनिमय में आसानी होती है, तो इससे व्यापार में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से आप इनमें विशेषताएं लिख सकते हो। अगला है समानता का अधिकार क्या है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करना। उपाधियों का अंत, जैसे हमारे संविधान के अंदर शिक्षा और सैन्य सेवा को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देना है। कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है ना। एक ही अपराध के लिए बोले कितने व्यक्ति एक ही प्रकार का अपराध करेंगे तो उन्हें समान सजा होगी। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। अगला भी आपके ऊपर ही क्वेश्चन आया है कि यदि आप नगर निगम के महापौर होते तो नगर के विकास के लिए किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे। तो आपको लिखना है कि यदि मैं नगर निगम का महापौर होता, अर्थात मैं नगर निगम का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता, अकाल के समय अकाल राहत कार्य को प्राथमिकता देता, बाढ़ के समय बाढ़ राहत कार्य को प्राथमिकता देता, नगर की साफ सफाई की व्यवस्था को प्राथमिकता देता, रोशनी की व्यवस्था को, अग्निशमन, और भी जो भी आपके मन में आता वो आप लिख सकते हो, जिसको जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। अगला 25वां न्यायिक पुनरावलोकन को समझाइए। तो इसमें लिखना है कि न्यायालय केंद्र व राज्य विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की जांच करता है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि निर्माण को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये सारे निर्णय वो न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन संख्या 26 है कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते। सबसे पहले आपको लिखना है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, साम्यवादी खेमे का नेतृत्व रूस कर रहा था। तो उस समय भारत ने अपने सर्वांगीण विकास के लिए दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखना निश्चित किया था। फिर इसमें कुछ पॉइंट आप लिखना, जैसे गुटों की राजनीति से अलग रहकर भारत में विकास करना, सैनिक संधियों का विरोध करना, दोनों शक्ति गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना, समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं संघर्षों के शांतिपूर्ण निपटारे का समर्थन करना, और भी बहुत सारी बातें जो आप इसमें लिख सकते हो। अगला जो हम देखेंगे वो है क्वेश्चन संख्या 27 कि मानसून की उत्पत्ति के संबंध में दो विचार। तो इसमें दो विचारों के बारे में लिखना है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक तो आप लिखोगे परंपरागत विचार, दूसरा पी कोटेश्वरम का मत। इन दोनों के बारे में 3 अंक का प्रश्न है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको वर्णन करना है। अगला जो हम देखेंगे स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो स्थानांतरित यानी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह, कुछ समय के लिए एक जगह खेती किया फिर दूसरी जगह। तो सबसे पहले स्थानांतरित खेती है क्या, उसके बारे में आपको लिखना है कि भूमि पर कृषि 2-3 वर्ष के अंतराल पर करना है ना। एक जैसे इस वर्ष खेती कर दी है तो 2-3 वर्ष उस जमीन पर खेती नहीं की जाएगी, उसको पड़ती छोड़ा जाता है। फिर इसके क्षेत्र आपको लिखने के, जैसे पूर्वी भारत है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है ना। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ये खेती होती है उनको लिखना। फिर उन क्षेत्रों में अलग अलग जैसे झूमिंग होती है खेती या वालरा होती है, अलग अलग जो प्रकार है उन प्रकारों के बारे में भी आपको इसमें लिखना है। अगला 29वां क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना से बचने के 3 उपाय लिखना। तो 3 उपाय लिख सकते हो, आपको पता है ये तो कि यातायात के नियमों का पालन, गति मर्यादा का पालन करना, वाहन चलाते समय नशा नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको उपाय लिखना है। अगला स्वच्छ भारत मिशन की व्याख्या। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सड़क दुर्घटना और स्वच्छ भारत मिशन वाला, और आप लगभग पहले से भी पढ़ते हो, ये प्रश्न आता ही आता है। और ये जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है जो 10वीं की परीक्षा होती है उसमें भी आता है। तो इसमें आपको लिखना है कि 1986 में केंद्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के रूप में इसे लागू किया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके निर्मल भारत अभियान रख दिया। 2 अक्टूबर 2014 को फिर से इसका नाम बदल कर कि क्या कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। और इसमें प्रत्येक जो ग्रामीण परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और वर्तमान में आप जानते हो कि गांवों को भी इसके अंदर ODF प्लस, इस तरीके से ODF प्लस ऐसा घोषित करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये कुल आपकी ये 3 नंबर के प्रश्न भी यहाँ समाप्त होते हैं। अब आपके 6 नंबर के प्रश्न शुरू होंगे जो अथवा वाले हैं। इसमें 31वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की आपको क्या करनी है, व्याख्या। इससे पहला है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ केस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति है उस फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को आपको लिखना है।
तो मैं कुछ कारणों के जो पॉइंट के रूप में आप बता देता हूँ। जैसे पहला आप लिख दोगे सामाजिक विषमता, दूसरा लिख दोगे राजनीतिक निरंकुशता, तीसरा है आर्थिक असंतोष, चौथा है धार्मिक असंतोष, पाँचवा है बौद्धिक जागृति। इसके अलावा भी आप जिस हिसाब से पढ़े हो उस हिसाब से लिख सकते हो। इन सारे पॉइंट को लिख करके थोड़ा थोड़ा इनका वर्णन करना है। फिर अगला देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या आपको करनी है। तो कारण कौन से, जैसे मैं बोलूँगा कि उग्र राष्ट्रीयता है, सैन्यवाद है, कूटनीतिक संध्या, समाचार पत्रों का योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय संकट है, साम्राज्यवाद की भावना है, तत्कालीन कारण अंत में करके इस तरीके से इनका वर्णन करना है। अगला 32वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो मुख्य रूप से उनकी उपलब्धियों को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों के रूप में वर्णन करना। पहला आप लिखोगे स्वजनों के विरोध से मुक्ति है, दूसरा आपको लिखना है पड़ोसी राज्यों का दमन, और तीसरा है विदेशी शत्रुओं का मुकाबला। तो इस तरीके से आप लिख, या फिर इसके अथवा वाला ये क्वेश्चन, इसमें भी अथवा है, तो या तो फ्रांस की क्रांति के जो कारण लिखिए या फिर प्रथम विश्व युद्ध के कारण, दोनों में से एक करना, दोनों नहीं करने, जो आपको अच्छे तरीके से आता है। अगला जो क्वेश्चन है इसके 32वें के अथवा वाला, वो क्वेश्चन है कि या तो इन में से 3 समाज सुधारक दिए, उनमें से 2 पर लिखना है। जैसे दादू जी है, जम्बो जी है या गोविंद गुरु। तो दादू जी जयपुर के, तो इनका जन्म है, नरेना में कहाँ इनकी पीठ है, कहाँ से आए वो करके, फिर इनकी क्या शिक्षाएं हैं वो लिखना है इसके अंदर। फिर इनके शिष्यों के नाम भी आप लिख सकते हो। जाम्बो जी के अंदर भी कहाँ जन्म हुआ, कहाँ कहाँ उनसे संबंधित स्थान है, उनकी क्या शिक्षाएं हैं वो लिखनी है। गोविंद गुरु में भी वही है, उन्होंने भीलों को किस तरीके से संगठित किया, उनका जन्म से लेकर उनके कार्य, उनकी शिक्षाएं जो उन्होंने धोनी वगैरह स्थापित की थी, ये सारी आप इसमें से लिख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 33। क्वेश्चन संख्या 33 आपको कहता है कि संघ की कुछ कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उपरोक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो इसमें राष्ट्रपति की जो भी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी या नियुक्ति संबंधी, शासन संचालन संबंधी, विदेशी क्षेत्र संबंधी, न्यायिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, तो उन सभी का वर्णन करते हुए समालोचना के साथ उसका वर्णन करना, यानी कहाँ तक वो शक्तियाँ उनके लिए काम कर सकते हैं, कहाँ पर उनके ऊपर क्या बंदिश लगाई हुई है, वो दोनों पक्ष आपको, पक्ष और विपक्ष दोनों का वर्णन करते हुए लिखना है। ये 6 अंक का। अगला है भारत में वनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो अलग अलग प्रकार के वन हैं उनका आपको क्या करना, वर्णन। जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है, मैंग्रोव वन, या यहाँ जिन्हें दलदली वन कहते हैं, पर्वतीय वन। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के वनों का आपको वर्णन। या तो ये कीजिए, या राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों का सविस्तार वर्णन आपको करना है। जैसे रेतीली या बलुई मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी है, मिश्रित लाल काली मिट्टी, और भी राजस्थान में लेटेराइट वगैरह कई प्रकार की मिट्टी है। उन मिट्टियों का आपको सविस्तार है उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। कौन कौन सी जिलों में पाई जाती है, क्या गुण होते हैं, उनमें कौन सी फसलें होती है, तो उसके हिसाब से आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन संख्या 35 है कि आपकी दृष्टि में इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान की वरदानत्व व्याख्या कीजिए। या तो ये कीजिए आपके अनुसार भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब हरियाणा के लिए। अब भाखड़ा नागल से ये निकलती है। जैसे इंदिरा गांधी का बताऊँ तो राजस्थान में आपको लिखना है किस तरीके से राजस्थान का जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़ है, बीकानेर और जो जैसलमेर है वो मरुस्थलीय क्षेत्र था जहाँ पीने को पानी नहीं मिलता था, वहाँ पेयजल सिंचाई सुविधाओं का विकास था। ये क्षेत्र हरा भरा हो गया। इस क्षेत्र में औद्योगिक धंधे, इसके अलावा जोधपुर आदि अन्य क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियाँ, यानी इसमें पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग तीनों से ये संबंधित हैं। तो उन तीनों बातों के बारे में आपको लिखना है, जिससे राजस्थान के अंदर आर्थिक गतिविधियाँ संपन्न होती है, लोगों का जीवन बेहतर होता है, लोगों को रोजी रोटी और पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। ये सारी बातों को लिखते हुए आप लिखोगे कि ये राजस्थान के लिए इस तरीके से वरदान है। और ऐसे ही भाखड़ा नागला पंजाब के अंदर भी वो ये खेती बाड़ी का विकास होता है, सिंचाई पेयजल वगैरह के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है। तो वो सारी बातें आपको लिखनी है। अब अंतिम हम प्रश्न करेंगे, ये चित्र है उसको आपको मानचित्र के अंदर हमें अंकित करना। जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार है, घोटारू तेल क्षेत्र और तांबा उत्पादक क्षेत्र। ये मैप आपके प्रश्न के, आपके जो पेपर के अंदर दिया ही आएगा उसमें हमें भरना है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, तो आपको यहाँ से करना है। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है ये वाला, तो इस वाले भाग को आप इस तरीके से आप रंगीन कर सकते हो। और इसको आपको लिखना है कि हिमालय, ये मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पर्वतीय क्षेत्र, ये पॉइस है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। फिर दूसरा था पश्चिमी घाट, तो आपको ये वाला यहाँ से करना है और इसको यहाँ पर आप लिख दोगे ये
पश्चिमी घाट। ठीक है। अगला तीसरा था छोटा नागपुर का पठार, तो ये छत्तीसगढ़ और झारखंड और इधर वाला ये क्षेत्र है, तो इसको आपको लिखना है छोटा ये नागपुर का पठार। ठीक है। और फिर घोटारू ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर है यहाँ पर, तो ये लिखना है घोटारू तेल क्षेत्र। ठीक है ना। अब अंतिम हो गया तांबा उत्पादक क्षेत्र। अब इसमें कुछ क्लियर नहीं है, अब राजस्थान के अंदर तांबा उत्पादक क्षेत्र लिखोगे तो भी सही है, खेतड़ी झुंझुनू वाला, या फिर इधर जो राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला तांबा उत्पादक क्षेत्र उसका भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न है, 5 अंक के थे। ये पेपर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें नई नई जानकारी लेके आने के लिए प्रेरित करता है। आप अगर कमेंट नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर आगे आपके लिए वैसे समय कम है और इस तरीके से फिर समय निकालना भी मुश्किल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।